नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, टाइटल से तो आपको पता चल गया होगा। आज हम बात करेंगे नेपाल और केपी शर्मा ओली और उनका जो नज़दीकियाँ है चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ कि जो उन्होंने पंचन लामा को इनवाइट किया था, जो नैनचेन जो उनका जो कॉन्फ्रेंस होने वाला था, जो साउथ चाइना सी का जो लुम्बिनी में कॉन्फ्रेंस होने वाला था, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, वो तो पंचन लामा आना तो फेल हो गया। उसके आगे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अभी एक बेजिंग लैंग्वेज एंड कल्चर यूनिवर्सिटी है, बेजिंग का यूनिवर्सिटी है, कल्चर और लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, उसके साथ लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी जो है उसका उन्होंने एक MOU साइन किया हुआ है। उसमें क्या है, उसमें ये है कि जो उनके बीच आदान प्रदान होगा और बेजिंग एंड चाइना इंस्टीट्यूट जो है वो क्या करेगा, वो लुम्बिनी में एक अपना सेंटर खोलेगा और नेपाल इंस्टीट्यूट एक बेजिंग में सेंटर खोलेगा। ये एक्चुअली ये जो है चाइना का जो तिब्बत का जो नामो निशान मिटाने का जो है उसको वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और केपी शर्मा ओली उसका साथ दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, केपी शर्मा ओली जो है अभी धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि ना अभी केपी शर्मा ओली जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उनका ब्लू आइड बॉय बनना चाहते हैं, मतलब आंखों का तारा, सबसे चहेता वो बनना चाहते हैं। तो इसी चक्कर में उनको खुश करने के लिए उन्होंने ये गिरा हुआ है कि उन्हें पंचन लामा वाला प्लान जो फेल हो गया, अब इसको करेंगे। इससे क्या होगा, एक्चुअली में क्या है, देखिए दलाई लामा भारत में रहते हैं, तो भारत में चाइना कुछ नहीं कर सकता है। तो अभी जो तिब्बतन रिफ्यूजीज जो है नेपाल के अंदर, अब वो एंटी चाइना एक्टिविटी ना करे और तिब्बत के डिमांड ना करे, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, सीधा बीजिंग से जो है अपना जो लैंग्वेज इंस्टीट्यूट और जो भी है कल्चर, लैंग्वेज एंड कल्चर यूनिवर्सिटी, उसका सीधा जो है लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में उसका प्रभाव डालना चाहते हैं। इससे क्या होगा ना, जो तिब्बत वाला जो बुद्धिज़्म है वो उसको धीरे धीरे वो कैसे ख़त्म करे, और जो तिब्बतन जो लोग रहते हैं नेपाल में, वो जैसे एंटी चाइना का जो है वो प्रोपागेंडा और ना कर पाएँ। तो ये ओली जो है अभी धीरे धीरे बौद्ध फॉलोअर्स को और स्पेशली जो तिब्बतन लोग रहते हैं नेपाल के भीतर, उनको वो करना चाहते हैं ख़त्म, मतलब उनका जो है एग्जिस्टेंस उसको ख़त्म करना चाहते हैं कि तिब्बतन लोगों का जो एग्जिस्टेंस है वो धीरे धीरे कैसे विलुप्त हो जाए, वो चाहते हैं वो चाइना के साथ मिलके। ये तो चाइना का बड़ा प्लान है। अब ये एक हो गया दोस्तों। अभी लग रहा है कि केपी शर्मा ओली और चाइना बहुत जल्दी में है। पता नहीं किस बात की जल्दबाजी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी में है, क्योंकि ना अभी जैसे कि 2024 के दिसंबर महीने में गए थे ओली चाइना, उन्होंने BRI का एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। BRI का एग्रीमेंट साइन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम होंगे, ये चाइना बोल रहा है। हर वक्त कहीं पे भी देखिए चाइना यही बोल रहा है और नेपाल भी यही बोल रहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम होंगे। अभी कल की मैं बात ले लीजिए, मैं पढ़ रहा था ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का जो ऑफिशियल जो माउथपीस है, कम्युनिस्ट चाइना का जो ऑफिशियल माउथपीस है ग्लोबल टाइम्स, उसमें ये जो चाइना में जो नेपाल में जो चाइना का एम्बेसडर है चेन सॉन्ग, उसने एक इंटरव्यू दिया हुआ है। ऐसे भी बहुत खतरनाक आदमी है। उसी ने तो पुष्प कमल दहल प्रचंड की सरकार को गिराया था। कैसे गिराया था उसने, मैं थोड़े एक दो लाइनों में बता देता हूँ। चाइनीज़ बड़े स्कैम कर रहे थे नेपाल के भीतर। तो पुष्प कमल दहल की सरकार थी, तो नारायण काजी श्रेष्ठ को ये जाके उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने चाइनीज़ लोगों को अरेस्ट करके रखा हुआ है, उनको छोड़ दो। लेकिन नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि वो तो स्कैम कर रहे हैं, मैं कैसे छोड़ दूं, वो चोरी कर रहे हैं, गरीब नेपाली लोगों के पैसे ठग के ले रहे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो फिर गए शिकायत लगाने प्रचंड के पास। प्रचंड ने कुछ कहा होगा, पता नहीं। फिर क्या हुआ, 1 महीने के भीतर उनकी सरकार गिर गई। पहले से ही वो प्लानिंग कर रहे थे एक सरकार गिराने की, उनको बदल के ओली को लाएंगे। तो ये एक उनका मौका मिल गया
प्रचंड की सरकार के साथ जो है एक शुरू करने की जो ये एक छूत चाहिए थी, मिल गया, सरकार गिरा दी, ओली बन गए। ओली उनका आदमी, ओली शुरू से ही उनका है, 2008 से आप देख लीजिए ओली उन्हीं का है। तो जब ओली बन गए, अब इस इंटरव्यू में उसने कहा है कि जो है चाइना और नेपाल का जो है एक म्यूचुअल पॉलिटिकल ट्रस्ट है और वो सबसे हाई लेवल पे है, इसीलिए तो ओली गए थे चाइना। और पॉलिटिकल ट्रस्ट सिर्फ हम कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नहीं, हम ऑपोजिशन पार्टी के साथ भी हमारा पॉलिटिकल ट्रस्ट जो है बहुत बढ़ चुका है। इसका मतलब यह है, देखिए सरकार में है ओली, सपोर्ट कर रही है नेपाली कांग्रेस, तो नेपाली कांग्रेस भी उनके साथ बहुत ट्रस्ट में है अभी, मतलब बहुत नज़दीकियाँ बढ़ी है नेपाली कांग्रेस की, नेपाली कांग्रेस का इसके साथ, चाइना के साथ। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा बहुत बड़ा ट्रस्ट है, तो इसके चलते हम BRI के सारे प्रोजेक्ट्स अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे। पता नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, उन्होंने सिर्फ कहा है, कब करेंगे क्या करेंगे ये अभी सुनने में आया है कि जो एग्रीमेंट लोगों को दिखाया गया है उसके पीछे कोई दूसरे कागज़ अंदर डाल के साइन किया हुआ है और एग्रीमेंट का कोई और ही मतलब है जो कि लोगों को पता नहीं है, छुप के कुछ और एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो ये तो उजागर करना चाहिए नेपाली गवर्नमेंट को, क्योंकि ना देखिए BRI का प्रोजेक्ट नेपाल में बन रहा है, भारत के जो है सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक प्रश्न चिन्ह है, नेपाल क्या कर रहा है चाइना के साथ मिलके, कहीं भारत के खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है? क्योंकि ना नेपाल और चाइना और भारत के बीच का एक देश है, अगर नेपाल चाइना में आता है तो सबसे बड़ा खतरा भारत को है। ये हो गया। तो अब चेन सॉन जो है बहुत ही खतरनाक आदमी, उन्होंने कहा है, तो वो जो है वो बोल रहा है कि हम BRI के प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, उसके साथ साथ हम जो है एजुकेशन के मामले भी हम सहायता करेंगे। भाई चाइनीज़ एजुकेशन तुम क्या करोगे? चाइना में तुम लोग जो पढ़ाते हो बच्चों का ब्रेन वॉश करते हो, पहली बात है। और चाइना का जो एजुकेशन पैटर्न तुम लेके आओगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नेपाल में तुम उस एजुकेशन पैटर्न को लेके आओगे कि कम्युनिज्म बच्चों के दिमाग में बिठाया जाए। तो KP शर्मा ओली भी बड़े खुश हो रहे हैं कि कम्युनिज्म जो है बच्चे पढ़ेंगे और कम्युनिस्ट पढ़ेंगे, तो एक माहौल क्रिएट होगा कम्युनिज्म का, ये है। अब उसके अलावा टूरिज़्म का आदान प्रदान, देखिए टूरिज़्म के दो चीज़ हो सकते हैं। मुझे नहीं पता, मुझे इतना आइडिया नहीं है टूरिज़्म के बारे में, मैं सिर्फ मोटे मोटे तौर पे मुझे जो आइडिया है, बेसिक सा आइडिया है। देखिए मानसरोवर यात्रा वो नेपाल से लोग करते हैं और तिब्बत जाते हैं, लासा, ये दो चीज़ें मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है ये हो सकता है टूरिज़्म का मामला। तो उसका बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों ना, सबसे नज़दीकिया जो है बॉर्डर में एक्चुअली क्या है, नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर है, ना कि चाइना का बॉर्डर है, तिब्बत का बॉर्डर है। तो ये है, तो ये होगा। उसके अलावा और एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नाम है ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। ये तिब्बत से नेपाल तक ये लोग रेल मार्ग से जोड़ेंगे, लेकिन इसका जो फिजिबिलिटी जो है रिपोर्ट अभी भी स्टडी चल रही है। मार्च 2024 में शुरू हुई थी, उनका कहना है कि जून 2025 इस साल तक ख़त्म हो जाएगा, और पूरी जो ओवरऑल जो फिजिबिलिटी स्टडी जो है उसका रिपोर्ट करीबन 2026 साल 2026 तक वो फाइनल कर लेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो है, इस प्रोजेक्ट जो है इन लोगों ने प्रपोज तो करा है, इसमें ये आपका जो है इसमें एक टनल बनेगा केरुंग से लेके काठमांडू तक लांगतंग नेशनल पार्क में। ये टनल जो है, इसका टनल का क्या है, इसका टनल का ये है कि 4000 मीटर पे है तिब्बतन प्लेटो, 1400 मीटर पे है काठमांडू। तो ये जो ढलान है, ये ढलान सीधे आके फिर काठमांडू से जुड़ेगी, तो उसको कैसे जोड़ा जाएगा? इनका कहना है कि उन पहाड़ियों के बीच में टनल काटा जाएगा और वो टनल के थ्रू वो काठमांडू तक पहुंचेगा। तो ये बहुत एक खतरनाक चीज़ है वो लोग जो करने वाले हैं। चाइना बहुत सारी चीज़ें खतरनाक भी कर रही है, जो कि हमारा जो इकोलॉजिकल
इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। एक तो मैंने एक वीडियो बनाया है, चाइना एक डैम बना रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, तिब्बत के भीतर बना रहा है, और ऑलरेडी वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, उसके ऊपर वो बना रहा है ये डैम। ऊपर से ये करेगा, हिमालयन पहाड़ को अंदर से काट के टनल बनाएगा। ऑलरेडी में काठमांडू में भूकंप आ चुका है, 2015 का नज़ारा सबको पता है। देखिए, तिब्बत चाइना का नहीं है, नेपाल चाइना का नहीं है। अगर कुछ होता भी है, चाइना कोसों मील दूर है, सेंट्रल चाइना कोसों मील दूर है, कुछ नहीं होगा। अगर किसी का प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम होगा तिब्बत को, भारत को और चीन को, और नेपाल को, उसके अलावा भूटान को, ये होगा। अगर बड़ा भूकंप आता है, भगवान ना करे नेपाल बर्बाद ना हो जाए। ये प्रोजेक्ट जो है इतना भयंकर प्रोजेक्ट है, उसको वो अभी नेपाल के साथ मिलकर करने की कोशिश कर रहा है, और उसका साथ दे रहे हैं ओली समझाएंगे नेपाल के लोगों को क्या अच्छा क्या बुरा है। मैं सिर्फ मुझे जो जानकारी है वो मैं लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब ये जो है, ये इसका खर्चा आएगा $5.5 बिलियन का। इसका खर्चा क्या चाइना देगी ये पैसे? $5.5 बिलियन कोई मामूली रकम है नहीं। अगर भारत के साथ नेपाल कर रहा है, रेलवे लाइन जोड़ रहा है, तो $3 बिलियन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये करेंगे $5.5 बिलियन, वो भी तिब्बत के साथ जुड़ेगी। तिब्बत से मेन लाइन चाइना और दूर है। तो सोचिए क्या कर रहे हैं ये लोग, और ऊपर से खतरा कितना है, कितना बोलेंगे खतरा। तो ये बात होगी। तो अब एनवायरनमेंट में खतरा तो खतरा, ऊपर से जान माल का नुकसान होने का चांसेस मैक्सिमम है। तो ये भी एक भारत के लिए बहुत आशंका वाली बात है। क्यों ना, भारत सबका सोचता है, सिर्फ अपना नहीं सोचता, नेपाल का भी सोचता है। वरना भारत क्यों ये चिंतित होता इस बात को लेके। अब देखिए, अगर नेपाल का वो लोन देता है $5.5 बिलियन का, तो फ़ायदा किसका होगा? फ़ायदा सिर्फ चाइना का होगा, क्योंकि वही सामान बेचेगा नेपाल से कितना खरीदेगा? वो बोल रहा है बीफ खरीदेगा। नेपाल कितना बीफ दे सकता है, बेच सकता है? और क्या नेपाल इतना छोटा देश है, जबकि दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है अभी चाइना। नेपाल उसके मुकाबले कितना है? 3 करोड़ भी नहीं है लोग नेपाल में। तो कितना वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और कितना सप्लाई कर सकते हैं चाइना को? तो पूरा मुनाफा कमाएगा चाइना नेपाल से। तो ये बात है। अब इससे और एक है, जैसे कि ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, ये जो कुछ भी हो, इसमें क्या है, लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट सब बनवाया है चाइना ने, ऊपर से लोन रिपेमेंट मांग रहा है। तो उसी तरह से ये अगर प्रोजेक्ट भगवान ना करे, इन लोगों ने शुरू भी कर दिया, तो हिमालय को तो बर्बाद करेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे, जो भी करेंगे, जो करना है। पूरा जो इकोलॉजिकल सिस्टम, आज माउंट एवरेस्ट खड़ी है, कल को पता नहीं क्या हो सकता है जब ये सारी चीज़ें करेंगे। वो तो भगवान जाने क्या होगा। पशुपतिनाथ या शिवजी जो मर्जी है वो करेंगे, वो अलग बात है। उनका आक्रोश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये जो है, इसको ये क्या करेंगे, अब ये बोलते हैं ऋण जाल कूटनीति, अंग्रेजी में बोलते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। अगर आप लोगों को पता नहीं है, तो पाकिस्तान जो है, इसी तरह से पाकिस्तान को लोन दे के पाकिस्तान के अंदर प्रोजेक्ट्स बनाया है। अब पाकिस्तान ऐसा भिखमंगा बन चुका है कि अभी कहीं पे भी जाके भीख मांग रहा है, कोई उसको एक पैसा लोन नहीं दे रहा है, कि कोई कहीं से भी कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं। वापस गया था चाइना से भी पैसे मांगने कि भैया दे दो पैसे, तो चाइना ने भी बोल दिया है कि पहले पुराना जो बकाया है उसकी भरपाई कर, फिर मैं तुझे लोन दूंगा। तो ये हालत है। और उसके साथ श्रीलंका का तो आपको पता ही है, हेम्बनटोटा पोर्ट उसने लोन दिया, श्रीलंका में पोर्ट बना, पोर्ट से आमदनी नहीं हुई है, तो क्या हुआ, तो अग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि अगर आमदनी नहीं हुई और आप लोग अगर पैसे लौटा नहीं पाओगे, तो ये पोर्ट मैं ले जाऊंगा। तो अब ये 100 साल के लिए चाइना उस पोर्ट को ले गया। तो इसी तरह से ना हो कि पूरा जो हिमालय है वो भी चाइना ना ले जाए। उसी तरह से एग्रीमेंट साइन कराएगा कि हिमालय के ऊपर, जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर नेपाल का कोई क्लेम नहीं है। ये करवा सकता है चाइना, कुछ भी कर सकता है। और केपी शर्मा ओली चाइना के इशारों पे नाच रहे हैं। और जब ये बात हुई है, जब केपी शर्मा ओली जाके आ गए, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी थोड़ा चौकन्ना हो गया था।
उसने क्या किया था, उसने इमीडिएटली जो है उनके यहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी एशिया पैसिफिक रीजन का एक है डोनाल्ड लू, उसको तख्ता पलट एक्सपर्ट भी कहा जाता है, तो वो उसको भेजा गया था नेपाल, भेजा गया था, कहा गया था कि भाई तुम क्या ये BRI कर रहे हो और क्या ये पंचनलामा मंचनलामा कर रहे हो, सब बंद करो। फिर नेपाल के सरकार ने कुछ कहा था, तो इसके चलते उन लोगों ने जो उनका जो है मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन बोर्ड, उसके द्वारा उन लोगों ने $50 मिलियन का जो एक फंडिंग नेपाल को उन्होंने अभी दिया हुआ है। ये आजकल कल परसों की बात है। तो ये हो गया। लेकिन देखिए अब भी जो है चाइना के खिलाफ हर कोई खड़ा है, अमेरिका भी खड़ा है, भारत भी खड़ा है, क्यों ना। देखिए चाइना जो है डर के मारे लद्दाख से वापस चला गया अपने ट्रूप्स लेके गलवान वैली से। क्यों चला गया, क्यों ना उसकी जो इकोनॉमी है बिल्कुल अभी ख़त्म हो रही है धीरे धीरे, तो उसका भी क्षमता नहीं है कि वो अभी किसी के साथ युद्ध कर सके, तो उसको अभी वक्त चाहिए अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और अपनी इकोनॉमी को कैसे रिवाइव करेगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू करके। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जब शुरू होते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके साथ लोगों को रोज़गार दिया जाता है। तो इसीलिए वो सबसे बड़ा जो डैम है तिब्बत में वो बनाएगा, अब ये ट्रांस हिमालयन रेलवे प्रोजेक्ट बनाएगा। बहुत बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ये, तो बहुत मैन्युफैक्चरिंग होता है और बहुत जो है रोज़गार दिया जाता है लोगों को। तो लोगों को भी समझना चाहिए। तो अभी चाइना का जो परिस्थिति है बहुत ही फ्रेजाइल है, तो उससे उभरने की वो कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए अभी किसी से दुश्मनी नहीं बोलेगा, इसी तरह से इस्तेमाल करेगा छोटे छोटे देशों को। अभी नेपाल को इस्तेमाल कर रहा है, और केपी शर्मा ओली और अभी नेपाली कांग्रेस के कई मंत्री बड़े उछल कूद मचा रहे हैं उनके साथ मिलके। उनको लग रहा है कि भाई अभी चाइना हमारा दोस्त बन गया है, भाई चाइना के ऊपर अभी बाज गिरने वाली है बहुत जल्द। अमेरिका और दूसरे देश भी खुश नहीं है चाइना के साथ। तो ये बात है। अब भारत जो है, भारत का सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है और भारत क्या चाहता है, क्यों केपी शर्मा ओली से भारत खफा है। भारत का नेपाल के साथ जो है सदियों से हमारा जो है एक अच्छा संबंध चले आ रहा है, लेकिन ये जो है आपका जो संबंध है, ये कम्युनिस्ट जब नेपाल में गवर्नमेंट में आना शुरू हो गया, उसके साथ साथ उन लोगों ने जो है भारत के साथ जो है अपना संबंध बिगाड़ना शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ ना, दूरियां जो है भारत और नेपाल के बीच शुरू हो गई। ऊपर से 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के इस चक्कर में मदेशियों के साथ जो उन लोगों ने किया था उस टाइम, तो क्या हुआ, तो मदेशियों ने ब्लॉकेट करवा दिया कर दिया था। तो जब सामान भारत से जाना बंद हो गया, तो यही कम्युनिस्ट्स और दूसरे दल उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भारत रुकवा रहा है, सामान आने नहीं दिया है, और एक नेपाली लोगों का भारत के ऊपर एक जो है हेट्रेड, आक्रोश एक बनाना शुरू कर दिया दिमाग में, क्योंकि ना उनका जो है चाइना के साथ दोस्ती बढ़ानी थी बेसिकली कम्युनिस्ट्स और दूसरे पार्टियों का। तो उनको लगा कि यही मौका है, हम नेपाली जो जो कॉमन मैन है नेपाल का, उसको भारत के खिलाफ भड़का दें, तो इससे क्या होगा, भारत के खिलाफ आक्रोश हो जाएगा। लेकिन नेपाल के जो है सरकार वो भूल रही है कि भारत जो है वो भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल रहा है। तो उसने सोचा था कि नज़दीकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के साथ हम बढ़ा देंगे तो चाइना बड़ा देश है, हमें सपोर्ट करेगा। भाई चाइना बहुत दूर है, तिब्बत है ये, और तिब्बतन प्लेटो में कुछ नहीं होता है, जो भी होता है मेनलैंड चाइना में होता है, तिब्बत में कुछ नहीं होता। वो जो भी सामान आएगा मेनलैंड चाइना से आएगा। लेकिन भारत के यहाँ एकदम सटा हुआ है, इमीडिएटली कोई भी सामान चाहिए, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर वाली बात होती है ना, वो जो है पहला रिस्पॉन्ड भारत ही करेगा। वो ये लोग भूल रहे हैं जो नेपाल के पॉलिटिशियंस है। 1950 में क्या है, 1950 में जो है एक स्पेशल अरेंजमेंट हुआ था भारत और नेपाल के बीच। उससे क्या हुआ था, उससे ये हुआ था कि नेपाल के लोगों को भारत आने के लिए कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है संबंध इतने अच्छे हैं, इसीलिए तो नेपाली लोग भारत में आके काम कर रहे हैं। कम से कम 10 लाख लोग तो काम ही कर रहे हैं, ऊपर से रोज़ आना जाना रहता है। बॉर्डर्स तो एकदम खुले हैं जैसे बोल सकते हो आप लोग, ये बात है। और नेपाल के साथ चाइना का जो दोस्ती है 1961
में एक ट्रीटी साइन हुआ, उसके बाद जो है आदान प्रदान जो भी है दोस्ताना आदान प्रदान उसी समय शुरू हुआ है। लेकिन ये चीज़ भूल रहे हैं। और अगर नेपाल के लोग चाइना जाना चाहेंगे, तिब्बत भी जाना चाहेंगे, वैसे जा सकते हैं, जो अरेंजमेंट जैसे भारत के साथ है, कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। केपी शर्मा ओली बोले जा सकते हैं क्या? तो अगर नहीं जा सकते, इतनी अच्छी दोस्ती है केपी शर्मा ओली की चाइना के साथ, तो वो बोल दे स्पेशल अरेंजमेंट हो जाएगा, पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, नेपाली लोग हर रोज़ चाइना जाएंगे आएंगे आराम से जैसे भारत। और अगर इतनी ही बुरी है भारत, तो एक काम करते हैं ना, फिर तो हम शुरू कर देते हैं, फिर पासपोर्ट लगेगा, वीज़ा लगेगा, नेपाली लोग भारत आएंगे। हमारे आर्मी में भी तो गोरखा काम करते हैं ना, मिलिट्री में काम करते हैं ना। तो ये जो संबंध है हमारा भारत और नेपाल का बहुत पुराना है, लेकिन पता नहीं कौन सा चश्मा पहना है केपी शर्मा ओली साहब ने कि उनको सारी चीज़ें चाइना के नज़रों से देखना है, भारत को भी बुरा बनाना है नेपाली लोगों के सामने। देखिए एक बात बताइए, नेपाल के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? विदेशों में पढ़ते हैं, उनका लाइफ सेट है। और ये जो कम्युनिस्ट हैं, जो कि गरीबों का मसीहा बनना चाहिए जिनको, उन लोगों ने क्या किया था मधेशियों के साथ? ये लोग क्या करते हैं जनजाति लोगों के साथ? उनका तो कोई भला नहीं कर रहे हैं। आज के डेट में नौकरियां कहाँ है नेपाल के भीतर? सारे तो माइग्रेंट वर्कर्स जाते हैं बाहर, भारत आते हैं काम करने, कुवैत जाते हैं, यूएई जाते हैं, चाइना कितने जाते हैं, हांगकांग कितने जाते हैं। तो ये जो चीज़ कर रहे हैं केपी शर्मा ओली, संबंध बिगाड़ रहे हैं। भारत क्यों आपको इनवाइट करेगा? आपने क्या किया है भारत के साथ? भारत के लिए कुछ नहीं किया आपने। भारत के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसको और बढ़ा रहे हैं आपने चाइना के साथ मिलके। जैसे कि आपने मैप वाला किस्सा बातचीत के बगैर आपने शुरू कर दिया एक। और ऊपर से अभी आई थी आपकी विदेश मंत्री आरजू राणा देओबा मैडम ना, हमें प्रधानमंत्री से मिलना है, हमें विदेश मंत्री से मिलना है भारत के। आप आई थी पर्सनल विजिट में, प्रधानमंत्री भी बिजी थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी बिजी थे, लेकिन आपको क्यों ना आपको बात करनी है कि आप केपी शर्मा ओली को बुलाइए। क्यों बुलाएंगे भारत? आप भारत के लिए क्या काम कर रहे हैं? आप तो भारत विरोधी काम कर रहे हैं। आप तो चाइना के साथ मिलकर जितना हो सके आप भारत विरोधी काम कर रहे हैं। भारत ने कह दिया है सीधे सीधे तौर पे कि किसी भी चीज़ में अगर चाइना का निर्मित कोई भी सामान लगा है और उससे कोई भी सामान बनता है तो भारत नहीं खरीदेगा। आप भारत से लीजिए सामान, बनाइए, फिर प्रोड्यूस कीजिए, बेचिए, भारत खरीदेगा। आप चाइना को प्रॉफिट दिला के अब भारत को बेचेंगे, कभी हुआ है क्या? कोई सुनेगा क्या? ना कोई उस पर ये करेगा। तो भारत जो है जियोपॉलिटिक्स में ना, भारत का भी अभी पलड़ा बहुत भारी है। और ऊपर से अभी डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे। वैसे भी चाइना जो है अभी फ़िलहाल चुप है, लेकिन चाइना भी कम नहीं है भारत के खिलाफ। हमें पता है अभी चाइना नेपाल को इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ। तो ठीक है, अभी जियोपॉलिटिक्स में बहुत चेंजेस होंगे 2025 में। अभी आगे आगे हम देखेंगे और क्या हो रहा है, क्योंकि ना अभी जो है नेपाल जो है जितना न्यूट्रल रह सकता है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ना अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया तो बहुत दिक्कतें हो जाएंगी नेपाल के लिए भी। पता नहीं है आगे क्या हो सकता है। ये साल बहुत ही महत्वपूर्ण है हर देश के लिए। ऐसे भी इकोनॉमिकली जो है भारत अभी बहुत स्टेबल है अगर आप कंपेयर करें दूसरे देशों के साथ। तो ये है अभी परिस्थिति है। तो भारत को नाराज़ करके केपी शर्मा ओली ज़्यादा अपने लिए मुसीबत मोल रहे हैं। तो आगे आगे देखते हैं उनका क्या रुख है भारत के खिलाफ, उससे पता चलेगा आगे का जो रणनीति है भारत भी अपनाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।